अब स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की तरह आपको सोचा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार हो गई, कार की तरह सोचो कि कार के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं। स्टूडेंट हो गए, स्टूडेंट्स मल्टीपल स्टूडेंट हो गए, उनके नाम, उनकी उनकी एज, और एम्प्लॉय हो गए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय लोकेशन। इस हिसाब से सोचो एक जो भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है वो एक रियल वर्ल्ड की तरह मानना पड़ता है, उसी को ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहा जाता है। तो ठीक है, अभी देखो डेफिनेशन से आपको पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। तो सबसे पहले मैं अपनी तरीके से समझाता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ाई थी आपको पाइथन में प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। देखो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या थी, मैंने ऑलरेडी देखो उप्स करके ups डॉट py करके एक फाइल बना रखी है। सबसे पहले मैंने पढ़ाई थी आपको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, उसके बारे में बताऊँ। देखो मैं a इज इक्वल टू मैं 10 करता था, b इज इक्वल टू 20, और सम करते थे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और प्रिंट में इस तरह से हम सम करा लेते थे। जैसे आप इसको चलाते थे तो इस तरीके से आपको देखो सम मिल जाता था, जो भी इनका सम होता था। इसमें क्या था, प्रोसेस के हिसाब से चलती थी, प्रोसेस के साथ एक ये फिर ये प्रोसेस, फिर चाहते तो इसके नीचे भी हम कुछ और प्रिंट कराते फिर वो करते। तो ये सब तो एक प्रोसेस के थ्रू चलती थी। फिर मैंने आपको सिखाया था देखो फंक्शनल प्रोग्रामिंग। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या था, डेफ करके एक मैं नॉर्मल एक फंक्शन बनाता था, फंक्शन के अंदर प्रिंट में हेलो वर्ल्ड करते थे, फिर उस फंक्शन को कॉल कर देते थे यहाँ से हेलो, और इस हिसाब से आपको प्रिंट करके नीचे देखो नॉर्मल हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता था। तो आपने दोनों तरह से प्रोग्रामिंग सीखी थी। प्रोसीजर में अपना प्रोसेस के हिसाब से, इसमें फंक्शन यूज नहीं होते थे। फंक्शनल प्रोग्रामिंग की अपनी ही एक एडवांटेज था कि ये एक रीयूजेबल कोड बन जाता था, जिसको बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। कि इसकी एक बार आपने एक कोड लिखा, आपने एक बार जैसे कोड लिखा, उसको कहीं भी कहीं से भी आप इसको रीयूज कर सकते थे। तो इसमें क्या था, ये रिडंडेंसी जो है उसको कम करती थी और रीयूजेबिलिटी को बढ़ाती थी, जो कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग नहीं करती थी। अब तीसरी प्रोग्रामिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है क्लास और ऑब्जेक्ट बेसिस पे होती है। मैं अभी इसको अच्छी तरह समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। पहले ये समझ लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से या फिर प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव बात करें, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में भी ये काफ़ी यूज होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही आपको कोड लिखना है, वो आपके ऊपर है। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से कोड लिखा जा सकता है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग से भी कोड लिखा जा सकता है। इसमें कोई ये नहीं है, अगर आपको फंक्शनल प्रोग्रामिंग अच्छी लगती है तो आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग से सारा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और किसी किसी प्रोजेक्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ज़्यादा यूज होती है। इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है बस। अब मैं समझाता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे काम करती है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, और वो स्टूडेंट जो है अपनी क्लास में है। देखो क्लास, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्लासेस, वो नॉर्मल आप क्लास मान लो, स्टूडेंट जो क्लास में है वो स्टूडेंट जो है वो ऑब्जेक्ट है, और एक पर्टिकुलर क्लास जो है वो क्लास है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी क्लास के अंदर ही लिखा जा सकता है। आप ये समझो पहले, जैसे कि कोई कंपनी है जिसमें गाड़ी बनती है, तो कार इज द ऑब्जेक्ट, और जो कंपनी है फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है वो क्लास है। इस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क करती है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। पहले देखो लिखते हैं, थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ, इसमें इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। पहले मैं समझा देता हूँ कि क्लास और ऑब्जेक्ट पाइथन में किस तरीके से डिफाइन की जाती हैं। इस हिसाब से आपको और अच्छी तरह समझ आएगा कि आप कैसे ऑब्जेक्ट और क्लास को यूज कर सकते हैं। देखो क्लास के लिए कीवर्ड होता है क्लास। आप सिंपल क्लास लिखो तो इसका मतलब आप क्लास लिख रहे हो। क्लास का मतलब वही है कंपनी का नेम, जैसे बताया था टाटा की कंपनी है, उसके अंदर मल्टीपल गाड़ियां बनती हैं, तो कंपनी जो है वो क्लास है और जो गाड़ियां हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो पहले मैं बना रहा हूँ क्लास, और क्लास का एक नाम होता है जो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट एक क्लास है। क्लास उसी हिसाब से लिखी जाती है जैसे फंक्शन लिखा जाता है, बस फंक्शन में क्या था, आपको इधर ब्रैकेट लिखे जाते थे, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लिखे जाते। क्लास का एस कैपिटल से स्टार्ट होता है और क्लास कीवर्ड से बाद क्लास का नाम लिखा जाता है, बस इतना समझ लो। जैसे आपने क्लास लिखी, उसके बाद देखो मेरे को क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट उसका नाम लिखना है, कोई भी स्टूडेंट है क्लास के अंदर, तो उसके अंदर मैं लिखूंगा इस तरह से मोहित कुमार। क्लास है, क्लास के अंदर एक स्टूडेंट है जिसका नाम मोहित कुमार है। अब देखो मैंने क्लास रिप्रेजेंट करी इस तरीके से, क्लास के अंदर मैंने स्टूडेंट को भी लिख लिया इस तरीके से। अब क्या है, अब मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे कि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉम्बिनेशन होता है क्लास और उसके अंदर के ऑब्जेक्ट का। तो अभी तक मेरे क्लास तो कंप्लीट हो गई।
अब मैं बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट S1, एक वेरिएबल है, इसको एज ए स्टूडेंट के अंदर देखो मैंने असाइन कर दिया S1 को, तो ये वर्क करेगा एज ए ऑब्जेक्ट। तो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनको भी हम ऑब्जेक्ट कहते थे। याद करो, लिस्ट जो थी ये भी एक ऑब्जेक्ट था, टपल जो था ये भी एक ऑब्जेक्ट था। इस हिसाब से समझ लो ये बनाया हमने एक ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा मैंने प्रिंट और इसके अंदर लिख दिया S1 डॉट नेम, इस हिसाब से लिख देते हैं। और जिस हिसाब से मैंने देखो S1 डॉट नेम लिखा है, S1 जो है ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, S1 के अंदर नेम, S1 के अंदर जाके हमें नेम उठाना है, तो हमें मोहित कुमार प्रिंट हो जाएगा। जैसे मैं इसको चला के दिखाता हूँ, तो देखो मोहित कुमार मिल गया। हमने सिर्फ क्या करा, इस ऑब्जेक्ट को उठाया, इस S1 के अंदर के ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी थी S1, तो S1 डॉट नेम से हमने क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी को उठा लिया। देखो ये सिंपल एक एग्जांपल बता दिया मैंने कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल इस तरीके से और एक एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते थे, इसको आप पहले कमेंट कर दो। एक एग्जांपल का और थ्रू समझाता हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल क्लास है और कार, कार करके आपने एक ऑब्जेक्ट बना दी। अब कार एक ऑब्जेक्ट है तो कार के अंदर की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? कार के अंदर की प्रॉपर्टीज देखो, कार का कलर, कलर मान लेते हैं कार का कलर रेड, और मान लेते हैं मॉडल, मॉडल की स्पेलिंग देखो फॉर एग्जांपल कुछ भी मॉडल रख लो, पर मैं मॉडल से मेरा मतलब था ईयर, तो ठीक है कौन से ईयर का मॉडल है 2023, ठीक है। इस हिसाब से कार और कार का मॉडल लिख लिया मैंने। और अब क्या करता हूँ मैं, अभी सिर्फ मेरे क्लास तो थी इतनी बना ली, क्लास के अंदर, क्लास के अंदर उसकी प्रॉपर्टी भी बना ली, क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी। अब एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको करता हूँ कार 1 से कर लेता हूँ, कार 1 इज इक्वल टू कार। यहाँ से मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे कलर और मॉडल दोनों उठाना है, तो कैसे उठाऊंगा? प्रिंट करूंगा कलर, इधर करूंगा car2 डॉट कलर, car2 डॉट मॉडल। इस तरह से मैं क्लास के अंदर की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको चला के दिखाऊंगा तो रेड और 2023, आपने दो तरीके से सीख ली क्लास कैसे बनती है। अब क्लास के बाद एक नॉर्मल क्लास मैंने आपको क्लियर करके बता दी, क्लासेस और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस भी बता दिया। अब मैं बताता हूँ, देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पहले जान लो, कंस्ट्रक्टर जो है एक इनिट फंक्शन को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। मैं इतने चीज हटा देता हूँ अभी के लिए, इसको इतना हटा दिया और इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब समझते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। देखो कंस्ट्रक्टर बोलो या फिर बोलो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, इतना। कोई कोई इसको इनिट बोलता है, इनिशियलाइज फंक्शन बोल सकते हैं इसको, इनिट को बोलते हैं इनिशियलाइज फंक्शन, और कोई कोई इसको बोलता है कंस्ट्रक्टर। दोनों एक ही चीज है। अगर कोई आपसे पूछे कि इनिशियलाइज कर दो फंक्शन को, तो उसको भी कंस्ट्रक्टर ही बोलोगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का भी मतलब यही होता है कि किसी भी चीज को इनिशियलाइज करना। और कंस्ट्रक्टर हमेशा एग्जीक्यूट होता है ऑब्जेक्ट के इनिशिएट होने के बाद। जैसे ऑब्जेक्ट इनिशिएट हो गया, उसके बाद पहले कंस्ट्रक्टर चलता है, फिर क्लास के अंदर की सारी प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं। तो आपके मन में तो कंफ्यूज हो रहा होगा, अभी तक तो आपने कंस्ट्रक्टर लगाया नहीं और सारी प्रॉपर्टी आप S1 डॉट नेम से उठा रहे हो विदाउट कंस्ट्रक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो अगर आप कंस्ट्रक्टर में इनिट फंक्शन नहीं लगाते, तो पाइथन जो है इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर को इन्वोक कर लेती है और इसकी प्रॉपर्टी को आपको तो डिस्प्ले करा देती है ऑटोमेटिकली, अगर आप इनिट फंक्शन नहीं लगाते। अगर आप इनिट फंक्शन लगाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर इनिट फंक्शन वैसे हमारा रिकमेंडेड होता है लगाना, अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्या है जब हम पे कंस्ट्रक्टर जैसी फैसिलिटी है। अब देखो मैं आपको एक नया एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, इसको भी हटा देते हैं, आपको ठीक से समझ आएगा। विद कंस्ट्रक्टर बताऊंगा मैं, आप ध्यान से समझना एकदम बिल्कुल। क्लास एक पर्सन करके मैंने एक क्लास बना ली, ठीक है, एक नॉर्मल क्लास बनाई है पर्सन करके। इसके अंदर मेरे को कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन रहता है, तो उसको डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इस तरह से इसको रैप करके इस तरह से कर देते हैं। देखो हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया, कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है, और ये क्लास बना ली, ठीक है। कंस्ट्रक्टर अपने आप अपने अंदर एक सेल्फ करके एक आर्गुमेंट बोलो या फिर पैरामीटर बोलो, अपना ये अपना सेल्फ आर्गुमेंट रखता है, मतलब अपना खुद का, इसको कहीं की जरूरत नहीं है, ये इसका सेल्फ आर्गुमेंट है। अब क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं P1 इज इक्वल टू पर्सन, ठीक है, आपने इतना लिख दिया। अब देखो आपने कंस्ट्रक्टर के बाद चाहो तो इसके बाद नॉर्मल प्रिंट भी लिख सकते हो, प्रिंट में पर्सन क्रिएटेड, आप इसे ऐसे करके नॉर्मल इतना लिखोगे और अब आप अपना कोड रन करोगे तो अभी देखो कंस्ट्रक्टर चल गया।
कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कंस्ट्रक्टर हर हालत में चलेगा ही चलेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट बना देते हो, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कंस्ट्रक्टर चल जाता है, बस इतना याद रखो। ये कंस्ट्रक्टर है, सिंपल एक फंक्शन को कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे। अब क्या करता हूँ, इसके अंदर देखो कुछ पैरामीटर लगाता हूँ। देखो पर्सन की प्रॉपर्टी लिखते हैं मोहित, और एज लिख देते हैं 30 फॉर एग्जाम्पल। अपना नाम और एज लिख दी। अब देखो सेल्फ पैरामीटर तो उसके पास पहले से ही था, अब मैंने नीचे से नेम और एज भी भेज दिया। तो इसको नेम लिखो और इसको एज लिखो। तो ये नेम में मोहित आ जाएगा, एज में 30 आ जाएगा। ठीक है, आपने इतना करा। अब क्या है, इसके नीचे जाओ। आप इस नेम को उठा कैसे सकते हो, या तो लिखो सेल्फ डॉट फुल नेम इज इक्वल टू नेम, या फिर सेल्फ डॉट एज इज इक्वल टू एज। आप कहोगे देखो यहाँ तो आपने फुल नेम लिखा, यहाँ नेम था, यहाँ एज थी ठीक है, नेम था ठीक है, यहाँ एज थी, यहाँ भी एज लिखा। देखो अगर आप चाहो तो सेम नेम भी रख सकते हैं दोनों का, अगर आप चाहो तो डिफरेंट डिफरेंट नेम भी लिख सकते हो। सेल्फ डॉट फुल नेम का मतलब है हमने एक वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर दिया। सेल्फ डॉट फुल नेम एक डिफरेंट नेम का वेरिएबल है। सेल्फ को इग्नोर करो, ये मानो कि फुल नेम एक वेरिएबल है, या फिर एक, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। सेल्फ डॉट फुल नेम को एक एट्रीब्यूट बोलते हैं, जो एक अपनी अलग एक मेमोरी रखता है। इसकी एक अलग मेमोरी है, इसकी एक अलग मेमोरी है, इन फंक्शन की एक अलग मेमोरी है। इस हिसाब से समझ लो। अगर आप नेम चाहते तो इधर सेम नेम भी लिख सकते थे, कोई परेशानी नहीं होती। एक अलग एक वेरिएबल बन जाता, उस वेरिएबल में ये नाम असाइन हो जाता। सेम नाम रख सकते हैं दो वेरिएबल के, क्योंकि ये तो पैरामीटर है, ऊपर से आ रहा है, ये वेरिएबल थोड़ी है, ये वेरिएबल है। इसलिए आप दोनों में से चाहो कुछ भी नाम रख सकते हैं। आपने ये नाम रख लिया, आप चाहो तो इसको प्रिंट करा लो। प्रिंट कराओ p1 डॉट फुल नेम से और p1 डॉट एज से, क्योंकि अब ये वेरिएबल है, ये फुल नेम और एज वेरिएबल है। नीचे जैसे आप प्रिंट कराओगे, यहाँ से मैं डिलीट करता हूँ, अब इस कोड को दोबारा रन करता हूँ, तो देखोगे पहले कंस्ट्रक्टर चला, जैसे कि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होते ही कंस्ट्रक्टर चलता है। फिर फुल नेम प्रिंट हुआ मोहित, और एज प्रिंट हुआ 30। फुल नेम लिखते या नहीं फिर नेम लिखते एक ही बात है, तो यहाँ पे आप नेम कर दो सिंपल, और चलाओ इसको, तो भी सेम आउटपुट देगा। जनरली लोग जो पैरामीटर भेजा जाता है उसी के नाम से ही एक नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं। जनरली बता रहा हूँ प्रोजेक्ट में, और जो डेवलपर वर्क करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो डिफरेंट नेम नहीं लेते, क्योंकि अलग अलग नेम याद रखना भी ठीक नहीं होता, इसलिए सेम नेम से ही वो यूज कर लेते हैं। अभी आप इसको अभी वेरिएबल समझ के चल रहे हो, पर ये रियल में इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। और इस सेल्फ वाले को बोलते हैं सेल्फ पैरामीटर। सेल्फ पैरामीटर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये रेफरेंस करता है, पॉइंट आउट करता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को। सिंपल पॉइंट आउट करता है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद डॉट करके जब जाएंगे तो उसकी प्रॉपर्टी को। अब क्या करते हैं, एक चीज तो मैंने ये दिखा दी, एक जनरल में थोड़ी सी और एक थोड़ा सा एडवांस में बता देता हूँ आपको कि वैसे मैं इसको टेक्निकली अच्छी तरह से बाद में समझाऊंगा, पर थोड़ा सा एडवांस फीचर आप समझा देता हूँ जरा सा। तो इसमें चाहो तो इसके अंदर आप फंक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे आप प्रिंट के बाद आप इसको मैं देखो यहाँ से कमेंट कर देता हूँ इतना, और यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ, इसके बाद प्रिंट इनिशियलाइज के बाद अब मैं यहाँ पे एक डेफ करके, एक डिस्प्ले करके भी एक फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन के अंदर यहाँ से भी इसका सेल्फ उठा लेते हैं, और इसके बाद प्रिंट कर देते हैं एफ स्ट्रिंग में। एफ स्ट्रिंग से जैसे आप प्रिंट करोगे तो आपको पता है ये तो नेम, तो ये तो नॉर्मल स्ट्रिंग है, सेल्फ डॉट नेम से नेम उठ जाएगा, सेल्फ डॉट एज से एज उठ जाएगा। ये एक सेल्फ है, जो इसके अंदर जो भी आप फंक्शन बनाओगे ये सेल्फ उसके अंदर भी वर्क करेगा। हमें एक पॉइंट यहाँ पीछे लिखना है, इसको यहाँ भी यहाँ लिखना है। अब क्या करता हूँ, मैं p1 डॉट डिस्प्ले लिखता हूँ, और अब इसको चला के देखते हैं। जैसे इसको चला के देखेंगे तो आपको सीधा करेक्ट दिख जाएगा, पर्सन क्रिएटेड, नेम में मोहित, एज में 30। इस हिसाब से आप इनिशियलाइज के बाद आप फंक्शन भी लिख सकते हैं, कोई अपना फंक्शन जो आप खुद अपना लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हैं, उसमें भी एक सेल्फ पैरामीटर मिलेगा आपको। इसमें मैं एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप चाहो तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी रख सकते हो। अगर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप इसमें कोई पूछता है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर का मतलब है मल्टीपल इनइट फंक्शन। हाँ, आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर रख सकते हैं, बट जनरली वन कंस्ट्रक्टर रखना ही ठीक होता है, पर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर रखने से भी आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो ठीक है, आज के लेक्चर में हमने सीखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे क्लासेस एंड इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।